आज हम लोग एमडीसी पेपर इनकम टैक्स देख रहे हैं। जिन लोगों का मेजर पेपर भी अगर इनकम टैक्स होगा या माइनर पेपर इनकम टैक्स होगा या एमडीसी पेपर इनकम टैक्स होगा, उन सब सारे बच्चों के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको सेलेक्ट करके ले एक मॉडल पेपर बना कर लाए हैं, और जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं और देखिए कि क्या मॉडल पेपर है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो 2 मॉडल सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं। हो सकता है उसको 2 वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे अलग अलग मॉडल सेट का। तो 2 वीडियो अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलते हैं आपके मॉडल सेट की तरफ। झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो आप इस मॉडल सेट को यूज़ कर सकते हैं मेजर पेपर इनकम टैक्स, माइनर पेपर इनकम टैक्स या एमडीसी इनकम टैक्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स। आपको मैं बता दूं एकदम शॉर्ट में। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होगा जहां पे इंसिडेंट और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, यानी जो व्यक्ति कमाता है वही व्यक्ति अगर सरकार को चुकाता है तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं। जो व्यक्ति कमाता है अगर सरकार को वही व्यक्ति पे कर देता है तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। भारत सरकार इस टैक्स को वसूल करती है ना, चार्ज भी करती है, वसूल भी करती है। डायरेक्ट टैक्स जो आदमी कमा रहा है डायरेक्टली उसको सरकार को जमा करना पड़ रहा है। आगे पूछा है सैलरी इनकम क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जहां एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है वहां से अगर कोई मौद्रिक इनकम प्राप्त करता है तो वो सैलरी कहलाता है। फिर से ध्यान रखिएगा, सैलरी से आय तभी कहलाएगा जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होगा, यानी जहां मालिक और कर्मचारी का संबंध होगा और वहां पे अगर कोई मॉनेटरी बेनिफिट मौद्रिक अगर लाभ मिल रहा है तो वो सारे लाभ वेतन के अंदर होंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री भी वेतन लेते हैं, लेकिन उनका जो वेतन है इसमें नहीं कवर होगा। इनकम टैक्स उनका सैलरी वाले हेड में नहीं लगेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का मालिक कौन है। लेकिन अगर हम कहीं काम करते किसी स्कूल में तो स्कूल मेरा मालिक है, तो हम मालिक और कर्मचारी का संबंध है, तो हम स्कूल से जो कुछ भी लेंगे, चाहे पैसा ले या सामान ले, कुछ भी लेंगे वो सब मेरा सैलरी होगा। ठीक है। आकस्मिक आय ऐसा इनकम जिसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं होती, अचानक आपके सामने प्रकट हो जाती है, तो ऐसे इनकम को कैजुअल इनकम बोलते हैं, आकस्मिक आय। यानी इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड इनकम। आपको पहले से कोई पता नहीं था और अचानक अगर आ जाता है, जैसे जुआ में आप जीत गए, लॉटरी लग गया, आपको रास्ते में चलते हुए 5,000 रुपये मिल गया, तो ये आकस्मिक आय होता है, जो अचानक जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं वैसा आय अगर आ जाता है आपके पास, तो ऐसे आय को हम आकस्मिक आय के नाम से जानते हैं। पूंजी संपत्ति क्या होता है, कैपिटल एसेट। तो जब हम पूंजीगत संपत्ति को बेच, पूंजी संपत्ति मतलब फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को हम पूंजीगत संपत्ति बोलते हैं, अस्थाई संपत्ति। ठीक है। फिक्स एसेट को हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ देखिए भूमि, भवन, घर, वाहन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब फिक्स एसेट को हम पूंजीगत संपत्ति बोलते हैं। क्लियर। पैन कार्ड क्या होता है, तो पैन कार्ड भैया भारत में इनकम टैक्स देने के लिए, टैक्स पे करने के लिए एक नंबर चाहिए, और वो नंबर हम लोग पैन नंबर बोलते हैं। भारत सरकार ने एक नंबर जारी कर दिया है कि भारत में अगर किसी को भी इनकम टैक्स देना है तो एक नंबर होना चाहिए जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। और हर व्यक्ति को जो भारत में टैक्स पेयर है उसको पैन कार्ड रखना जरूरी है, इसी पैन नंबर से उनका टैक्स फाइल होगा। और ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें ABCD के भी लेटर मिलेंगे और इसमें 1 2 3 4 मिलेगा। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में चले गए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इसकी विशेषता क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स फिर बता रहे, जो व्यक्ति अर्जित करता है, जो व्यक्ति कमाता है, वो खुद अगर सरकार को पे कर देता है तो ऐसे टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, आयकर। आयकर डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। आयकर की विशेषता क्या है, तो इनकम टैक्स का विशेषता क्या है, तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। इनकम टैक्स सेंट्रल टैक्स, यानी इसको केंद्र सरकार लेती है। और ये किस पर लगता है, तो पिछले साल कमाए हुए इनकम पर इस साल टैक्स लगता है। नहीं, जैसे ही अभी 2024-25 में जो कमा रहा है उसका टैक्स 2025-26 में देना होगा। 25-26 में जो कमाएगा उसका टैक्स 26-27 में देना होगा। इसमें टैक्स लिमिट होता है। इनकम टैक्स में कुछ इनकम पर टैक्स नहीं लगता, जैसे 5 लाख 6 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा कमाओगे तो टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे टैक्स लिमिट होता है। इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी टैक्स पेयर। जितने भी टैक्स पेयर हैं सब उसको पे करेंगे, जो टैक्स लिमिट के अंदर आते हैं वो पे करेंगे। वो बोलता है इसका जो रेट है पहले से फिक्स रहता है, और ये फिक्स रेट है 0%, 10%, 5%, 10%। अभी तो सरकार बहुत चेंज कर दी है, तो रेट पहले से फिक्स रहता है, उसी रेट पर आपको टैक्स देना है। और ये जब भी टैक्स लगता है तो एक असेसमेंट ईयर में आपको देना होता है। असेसमेंट ईयर मतलब कर निर्धारण वर्ष में। और ये इनकम पे मतलब कैटेगरी वाइज किया कि इतना कमाओगे तो इतना लगेगा, इतना कमाओगे तो इतना लगेगा, इतना, यानी एक पॉइंट ऑफ इनकम के आधार पर इसको बांटा गया है, और अलग अलग आधार पर इसको बांट के टैक्स लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निवास स्थान से आप क्या समझते हैं और इसके शर्तों को बताइए। तो भाई भारत में अगर टैक्स किसी को देना है
तो रेसिडेंट सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि वो कहाँ का निवासी है। रेसिडेंट, निवास स्थान, ध्यान रखिएगा, नागरिक अलग बात है, नागरिक अलग बात है और निवास स्थान अलग बात है। नागरिक आप कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन निवास स्थान का कंडीशन अलग है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, उसमें कहीं कोई शक नहीं, मैं भारतीय हूँ, लेकिन भारत में नहीं रहता हूँ, सिंगापुर में रहते हैं, या मान लो रूस रसिया में रहते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, जन्मे भारत में, भारत का सिटीजनशिप है, लेकिन हम वीज़ा लेके चले गए रसिया और वहीं पे कोई बिजनेस कर रहे हैं और हम वहीं पे रह के अपना कमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम टैक्स कहाँ पे करेंगे? नागरिक हैं भारत के, रह रहे हैं रूस में, तो टैक्स कहाँ पे करेंगे? तो टैक्स पे करने के लिए भारत में एक नियम बना हुआ है, हर देश में अपना नियम बना हुआ है। हम भारत के नियम की बात करें कि भारत का नागरिक तो है ही, नागरिक से कोई मतलब, टैक्स का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। आप नागरिक किसी भी देश के हो, टैक्स का लेना देना है रेसिडेंस से। अब कोई ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी आके भारत में रहता है, भारत में कमाता है, तो उसको भारत में टैक्स देना होगा। अब वो बोलेगा हम तो ऑस्ट्रेलिया का आदमी है। भाई ऑस्ट्रेलिया का आदमी रहने से क्या मतलब है, कमाया तुम यहाँ ना। तो टैक्स के लिए हमको सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं, नागरिकता का लेना देना ही नहीं, लेना देना रेसिडेंस का, जिसको बोलते हैं निवास स्थान। तुम निवास कहाँ किया? तो इसका भी एक शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ लिखेंगे निवास स्थान का शर्त कि क्या शर्त है, तो निवास स्थान के आधार पर टैक्स देना होगा। ठीक है, निवास स्थान के आधार पर टैक्स देना होगा, नागरिकता के आधार पर टैक्स नहीं लगता है। तो देखिए क्या शर्त है। तो अगर कोई व्यक्ति पिछले वर्षों में, गत वर्ष मतलब पिछले वर्षों में 182 दिन भारत में रहा है, 6 महीना, जरूरी नहीं कि रेगुलर रहा है, छोड़ छोड़ के भी रहा है। पिछला साल समझते हैं, मान लीजिए अगर हम 24-25 की बात कर रहे हैं, 24-25 में अगर टैक्स देना है तो हमको देखना पड़ेगा 2023-24। तो 23-24 मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में अगर वो आदमी 6 महीना 182 दिन भारत में रह गया तो भारत का भारत का रेसिडेंट बन जाएगा, यहाँ पे टैक्स उसको देना पड़ेगा। और क्या है दूसरा शर्त है पिछले 4 वर्षों में, यानी इस साल के छोड़ के पिछले 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहो, दोनों में से अगर एक भी शर्त पूरा कर दिया, और पिछले वर्ष में 60 दिन रहो, ध्यान रखिएगा, इस साल को छोड़ के उससे पहले 4 सालों में 365 दिन और पिछले साल में 60 दिन रहा हो, तो ऐसे में भी शर्त पूरा हो जाता है। तो ये दोनों में से कोई एक ही शर्त पूरा कर रहा है, या तो ये पूरा करे तो भी टैक्स लगेगा, या तो ये पूरा करे तो भी टैक्स लगेगा। दोनों में से कोई एक शर्त पूरा करना होता है उसको रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, अब लिखा है आय के विभिन्न शीर्षकों का वर्णन कीजिए। तो भैया इनकम टैक्स में इनकम को डिफाइन नहीं किया गया, इनकम टैक्स में इनकम को डिफाइन नहीं किया गया कि आय किसको बोलते हैं, लेकिन इनकम के बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे। चोरी करने वाला भी इनकम कमा रहा है तो इनकम टैक्स दे रहा है। तो आय के बहुत सारे सोर्स है, देखिए यहाँ पे कुछ सोर्स है। वैसे यहाँ थोड़ा सा लिखना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, इनकम टैक्स लगाने के लिए, आयकर लगाने के लिए विभिन्न शीर्षकों का वर्णन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, आयकर लगाने के लिए विभिन्न शीर्षकों का वर्णन कीजिए। तो इनकम टैक्स लगाने के लिए भारत में, अच्छा इनकम को कहीं भी कोई परिभाषित नहीं किया कि इनकम क्या होगा, आय किसको बोलेंगे, कोई परिभाषा ही नहीं है इनकम टैक्स में। अगर देखेंगे कि इनकम टैक्स में इनकम का कोई परिभाषा है ही नहीं, तो भाई किसको इनकम मानेंगे। तो भारत सरकार ने इनकम टैक्स लगाने के लिए आय को 5 कैटेगरी में बांटा है, 5 कैटेगरी में बांटा है कि 5 तरह के ही इनकम होते हैं। उसमें से पहला इनकम होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, कोई हो सकता है रेंट में लगा कमा रहा हो। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद कैपिटल गेन, और चौथा जो कहीं नहीं आता उसको बोलते हैं अदर सोर्सेस, उसको बोलते हैं अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आए। ये 5 कैटेगरी, अगर आप थोड़ा मोड़ा भी इनकम टैक्स पढ़े हैं तो आपको ये पांचों कैटेगरी थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिला होगा, या तो हमारे एप्लीकेशन पे जो लोग कोर्स खरीदे उनको वहाँ मिल गया होगा डिटेल्स में। अब एक एक करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आय क्या है और इससे संबंधित नियमों को लिखिए। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भारत में टैक्स नहीं लगता। भारत की ज़मीन पर अगर आप एग्रीकल्चर इनकम करते हैं तो भारत में टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित बहुत सारे शर्तें हैं। तो कृषि भूमि का भारत में होना चाहिए बिल्कुल, तब टैक्स नहीं लगेगा। उसमें कृषि क्रिया होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खेती का जो भूमि है और उसको आप दे दिए किसी को रेंट में तो उस पर टैक्स लगेगा। उसमें खेती का काम होना चाहिए, यानी हल चलना चाहिए, पौधा लगना चाहिए तब। अब ऐसे आप घास उग गया और उस घास को बेच के पैसा कमा रहे और बोलिए कि किसान है, तो किसान थोड़ी वो करता है। किसान करता है उसमें हल चलाता है, बीज डालता है, पानी डालता है, तब कोई पौधा अगर आता है या फसल आता है तो उसको बेचने से आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। और कुछ शर्तों में कृषि मकान से, जिसको फार्म हाउस हम लोग बोलते हैं, से आय भी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। फार्म हाउस आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ कुछ शर्त है, देख लीजिए, सारे शर्तों को पढ़ लीजिएगा।
एग्रीकल्चर इनकम भारत के अंदर टैक्स फ्री होता है। भारत के अंदर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होता है, लेकिन भारत से बाहर से अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आएगा तो टैक्सेबल होगा। जैसे लिखा रहेगा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, तो टैक्सेबल हो जाएगा। पाकिस्तान से अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम कमा के यहाँ लाता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब हो सकता है कि कोई पाकिस्तान का नागरिक अपना देश छोड़ के भारत में बसा हुआ हो, लेकिन वहाँ उसका ज़मीन जायदाद सब कुछ है, तो वहाँ से अगर उसकी खेती हो रही है, खेत से सामान बेच के पैसा लेकर आ रहा है, तो भारत में उसको टैक्स देना होगा। क्योंकि भारत का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, भारत के बाहर का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री नहीं है, तो उसे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। देखिए, कृषि भूमि भारत में होना चाहिए टैक्स फ्री होने के लिए, उसमें कृषि क्रिया होनी चाहिए, ठीक है, कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं। कुछ शर्तों के केस में आप मतलब फार्म हाउस को भी टैक्स फ्री मान सकते हो कुछ कंडीशन में। फार्म हाउस किसको बोलते हैं? जो खेत में घर होता है, ठीक है, उसी को। अब भत्ता क्या है और उसके प्रकार क्या है? आप लोग सुने होंगे अलावेंसेस, भत्ता। तो किसी भी एम्प्लॉई को, जो कर्मचारी रहता है, उसको वेतन के अलावा और भी अगर कैश में कोई पेमेंट मिलता है, ध्यान रखिएगा, वेतन के अतिरिक्त और भी अगर कोई कैश में पेमेंट मिलता है, कैश में भुगतान मिलता है, तो वो कहलाता है भत्ता। एनी कैश पेमेंट अदर देन सैलरी, एनी कैश पेमेंट अदर देन सैलरी, वेतन के अतिरिक्त कोई भी अगर नगद भुगतान मिलता है तो वो कहलाता है भत्ता। जैसे वेतन तो मिलता है, साथ ही साथ महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई के लिए पैसा मिलता है, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है, घर के लिए पैसा मिलता है, मेडिकल के लिए पैसा मिलता है, तो बहुत सारा पैसा अलग से मिलता है उसको। तो बोला जाता है मूल वेतन के अलावा, बेसिक सैलरी के अलावा जितना एक्स्ट्रा पैसा और मिलता है वो सब भत्ता कहलाता है, ठीक है। तो भत्ता 3 तरह का होता है। पूरा फुली टैक्सेबल, देखिए फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी ये सब भत्ता अगर मिल रहा है किसी एम्प्लॉय को तो पूरा टैक्स लगेगा। कौन कौन? तो देख लीजिए, 3 है, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड, यानी कुछ ऐसे भत्ता है, कुछ ऐसा अलाउंसेस है जो पूरा टैक्स लगेगा, कुछ अलाउंसेस में टैक्स ही नहीं लगेगा, और कुछ अलाउंसेस में कुछ टैक्स लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो 3 तरह के अलाउंसेस होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, ऐसे भत्ते जो सरकार की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, मालिक की तरफ से मिलता है कर्मचारी को, और उस पर पूरा टैक्स लगता है। उसमें से महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, ग्रामीण भत्ता, प्रैक्टिस न करने का भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, प्रशासनिक भत्ता, वार्डन भत्ता और टिफिन भत्ता, ये पूरा टैक्स मतलब टैक्स लगेगा। अब चलते हैं, ये टैक्सेबल हो गया। अब देखिए और भी टैक्सेबल है, ओवर टाइम अलाउंसेस, डिप्यूटेशन, नाइट अलाउंसेस, अदर, ये है पूरा एग्जेम्प्टेड, इसमें टैक्स ही नहीं लगता। फॉरेन अलाउंसेस, बताइए अगर हम विदेश सरकार, भारत सरकार हमको विदेश भेजी है तो हमको पैसा दे होगा ना, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ट्रैवलिंग, सरकार अगर ट्रैवलिंग का खर्चा कर रही तो टैक्स फ्री, डेली अलाउंसेस टैक्स फ्री, हेल्पर अलाउंसेस टैक्स फ्री, और एकेडमिक अलाउंसेस, और पढ़ने के लिए सरकार हमको कोई पैसा दी, तो अब यूनिफॉर्म क्या है, पुलिस में हम नौकरी करते हैं, हमको ड्रेस मिला, यूनिफॉर्म मिला, तो टैक्स फ्री। अलाउंसेस, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये सब का जो अलाउंसेस मिलता है सब टैक्स फ्री। देखते हो, ये लोग जज उज का एको नहीं, अपना लोग टैक्स फ्री रखा है। यूएनओ में अगर कोई रिसीव कर रहा है, भारत का कोई व्यक्ति यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे कोई टैक्स अलाउंसेस रिसीव कर रहा है तो सारा का सारा फ्री। वैसे वो फॉरेन अलाउंसेस कहलाता है, तो फ्री होना ही होना है। और ये है पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल मतलब कुछ इसमें टैक्स लगेगा और कुछ इसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो हाउस रेंट अलाउंसेस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, इसमें कुछ हिस्से में टैक्स लगेगा और कुछ हिस्से में टैक्स नहीं लगेगा। इसका लंबा चौड़ा रूल्स है कि किस में टैक्स लगेगा, किस में नहीं लगेगा, वो सब हम लोग क्लास में पढ़ा ही चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि अनुलाभ क्या है और अनुलाभ का वर्णन करें। 2 अनुलाभ का वर्णन करें। अनुलाभ क्या होता है? तो 2 चीज़ समझेगा। अभी हम लोग भत्ता समझ रहे थे। भत्ता का मतलब है कि वेतन के अतिरिक्त जो भी आपको नगद में मिलेगा वो भत्ता कहलाएगा। वेतन के अतिरिक्त जो नगद में मिलेगा वो भत्ता कहलाएगा, और जो सेवा मिलेगा वो, अब हम टाटा कंपनी में काम करते हैं, टाटा कंपनी हमको 40,000 रुपया सैलरी देती है, और मेरे बेटे को के पढ़ाई का सारा खर्चा वो खुद करती है, यानी उसी के स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, उसी के हॉस्पिटल में हम लोग अपना इलाज करवाते हैं। तो अगर उसी के हॉस्पिटल में या उसी के स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, हमसे पैसा नहीं लेता है वो कंपनी, तो ये भी तो सेवा हुआ, ये भी तो सैलरी हुआ। अगर वो नहीं पढ़ाता मेरे बेटे को तो हमको तो कहीं पढ़ाना पड़ता है ना। तो बोल रहा है कि अगर वेतन के अतिरिक्त तो कोई सुविधा अगर आपको कंपनी देती है तो वो सुविधा, वो सेवा कहलाता है अनुलाभ, परक्विजिट्स, परक्विजिट्स अनुलाभ। तो देखिए वेतन के अतिरिक्त यहाँ लिखा भी होगा, नियोक्ता से कर्मचारी को प्राप्त कोई भी सुविधा जिसका मुद्रा में मूल्यांकन हो सकता है वो अनुलाभ कहलाता है। बताइए अगर हमारे बेटे को पढ़ा रहा है तो 2,000 रुपये उस स्कूल का फ़ी है, तो 2,000 रुपये हमको मालिक दिया ना जी, डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्टली तो दिया ना, तो ये अनुलाभ कहलाता है। अनुलाभ
भी तीन तरह का होता है, पूर्णतः वही फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड और पार्टली। तो फुली टैक्सेबल जो है कौन कौन सा टैक्स लगेगा, तो भैया अगर आपको मालिक गैस दे रहा है, वाटर दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ये सब की सुविधा दे रहा है, ये सब आपको पे नहीं करना पड़ा, आपके घर पहुंच जाता है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स हॉस्टल्स, अगर आपके कर्मचारी का हॉस्टल का या क्लब का बिल दे रहा है, आपका लोन का इंटरेस्ट पे कर दे रहा है, आपका इनकम टैक्स चुका दे रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ जो अगर आपका मालिक कर दे रहा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें दो के बारे में चर्चा था, हम लोग बहुत सारे लिख दिए, इसको डिटेल में भी लिखना होगा, इतना ऐसा नहीं कि इतना शॉर्ट में आप कर सकते हैं काम। जो बच्चा इनकम टैक्स पढ़ेगा, देखिए डिटेल हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी किसी को बुझाएगा नहीं, इनकम टैक्स इतना आसान है नहीं कि आप रट्टा मार के काम चला लोगे। तो अगर पढ़े हुए हो तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वाले, उनके एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल है एमडीसी पेपर में, तो वहाँ वो पूरा डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। अब देखो कैपिटल एसेट क्या है, इसमें टैक्स लगाने का क्या नियम है। तो एक ऐसा चीज़ है जो न्यूमेरिकल टाइप का ही है। कैपिटल एसेट अभी बताए थे। कैपिटल एसेट्स क्या होगा, पूंजीगत संपत्ति क्या होगा, तो भाई हमारे यहाँ फिक्स एसेट जो होता है वो कैपिटल एसेट कहलाता है किसी भी बिजनेस में। और इसके टैक्स लगाने के लिए तो कैपिटल एसेट को जब हम सेल करते हैं, इनकम कहाँ से आता है यहाँ पे, कैपिटल एसेट का इनकम कहाँ से आता है, तो इनकम आता है सेल ऑफ कैपिटल एसेट से, सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से, पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से। पूंजीगत संपत्ति मतलब कैपिटल, कोई भी कैपिटल एसेट अगर कोई बिजनेसमैन बेचता है, जैसे ज़मीन है, बिल्डिंग है, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी बेचता है और वहाँ से कुछ प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। जब हम बेचते हैं और यहाँ से कुछ प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या नाम है, प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन। और अगर इसको बेचने से लॉस होता है तो इस लॉस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस। कोई दिक्कत है, यानी किसी भी कैपिटल एसेट्स को, फिक्स एसेट को जब कोई कंपनी बेचती है या आप बेचते हैं, जैसे मेरे पास शेयर था, हम शेयर बेच दिए, मेरे पास सोना था, सोना बेच दिए, तो अगर हमको बेचने से फ़ायदा हो गया तो कैपिटल गेन, बेचने से घाटा हो गया तो कैपिटल लॉस। अब यहाँ पे दो टैक्सेस लगते हैं, कैपिटल गेन टैक्स और कैपिटल लॉस। तो दो तरह का होता है, या तो आप शॉर्ट टर्म में दिए होंगे, कम समय में बेच दिए होंगे, और या तो लॉन्ग टर्म। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी संपत्ति को 3 साल से कम में बेच दिए, 3 साल से पहले बेच दिए, जब खरीदे थे, मान लीजिए हम खरीदे 2017 में, 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। शेयर के केस में 1 साल होता है, 1 साल से कम में बेचेंगे तो शेयर को शॉर्ट टर्म, बाकी सब 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम। अगर 3 साल के अंदर ही संपत्ति को, जिस दिन खरीदे उसके 3 साल के अंदर ही बेच देते हैं तो उसको कहते, अगर तब फायदा होता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। और 3 साल से ज़्यादा समय के बाद बेचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। 3 साल से अधिक का जो समय होता है उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं, 3 साल से अधिक के समय को लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे बताइए, 3 साल से कम में अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, STCG। और अगर 3 साल से ज़्यादा का संपत्ति बेचते हैं और प्रॉफिट होता है तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। कोई दिक्कत है किसी को? अब इससे संबंधित बहुत सारे रूल्स हैं कि कैसे इसमें टैक्स लगाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स लगता है उसमें सिंपल निकलता है, STCG बराबर सेल प्रोसीड, यानी बिक्री से जो इनकम आता है वो, माइनस कॉस्ट, जो मेरा लागत होगा, बेचे उसमें कॉस्ट को घटा देंगे तो यहाँ जो निकलेगा तो वो निकलेगा STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉस भी तो हो सकता है खरीदे हैं 15 लाख में, अब बेचे 13 लाख में तो लॉस हो जाएगा, और खरीदे 15 लाख में बेचे 18 लाख में तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कॉस्ट से ज़्यादा में बेचेंगे तो STCG होगा, और कॉस्ट से कम में बेचेंगे तो STCL होगा। और लॉन्ग टर्म जब हम निकालेंगे LTCG, तो LTCG में ज़्यादा टर्म टेंशन है। यहाँ लिखते हैं सेल प्रोसीड, इनकम जो सेल करने से आता है, माइनस कॉस्ट ऑफ इंडेक्स बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स मतलब यहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा उसका इंडेक्स कॉस्ट, और इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे, तब यहाँ जो आएगा वो कहलाएगा फिर वही। अगर प्लस में आया तो LTCG, प्लस वाला LTCG, और अगर माइनस में आया तो LTCL।
CL, माइनस वाला होगा LTCL, ठीक है, लॉस हो जाएगा, और माइनस वाला और प्लस वाला गेन हो जाएगा। ये कहलाएगा हम लोगों का कैपिटल एसेट से रिलेटेड। अगर आपको पता है सर तो लिख पाओगे, नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को लिखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अदर सोर्स से अन्य शीर्षकों से आय पर टैक्स लगाने का क्या नियम है? तो अदर सोर्स से इनकम क्या होगा? तो याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब है ऐसे इनकम जिनको चारों सोर्स में जगह नहीं मिलता है, उसको अदर सोर्स इनकम बोलते हैं। जैसे सैलरी में टैक्स नहीं दिया, हाउस प्रॉपर्टी में भी टैक्स नहीं लगा, अगर कोई इनकम हम जनरेट करें और हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगा, बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स नहीं लगा, कैपिटल गेन में टैक्स नहीं लगा। 4 हेड है, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन। अगर कोई इनकम को इन चारों में कहीं टैक्स नहीं लगा, जैसे हम चोरी करके कमाए या मर्डर करके कमाए, तो मर्डर वाला सैलरी इनकम नहीं निकलाएगा। कोई हमको वेतन दिया क्या? हाउस प्रॉपर्टी घर का इनकम था नहीं, बिजनेस, मेरा बिजनेस से मर्डर करना नहीं, और कैपिटल गेन नहीं, तो मर्डर वाला इनकम आएगा अदर सोर्सेस में। तो जिस इनकम का कोई स्रोत नहीं पता हो, जिस इनकम का कोई स्रोत ही नहीं पता हो कि कहाँ से वो इनकम जनरेट होता है, तो उस इनकम को बोलते हैं अन्य साधनों से आय। यानी ऐसा आय जिसका स्रोत नहीं पता है, जिसका सोर्स नहीं पता है, जो कहाँ से आ रहा है इसके बारे में नहीं पता है, जैसे चोरी करना, डाका डालना, ये सब यहाँ से आएगा। ब्याज मिला आपको तो ब्याज वाला इस चारों में कहीं नहीं आएगा। आपको लाभांश मिला तो कहीं नहीं आएगा। तो ऐसे आय को हम लोग बोलते हैं अन्य साधनों से आय। और इस शीर्षक में टैक्स लगाने का नियम बहुत आसान है। तो पहले ये समझना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब ऐसे इनकम जिसका कोई सोर्स डिफाइंड नहीं है, कोई स्रोत डिफाइंड नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, तो ऐसे इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ऐसे इनकम के ऊपर अगर टैक्स लग रहा है तो ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टैक्सेबल। अब टैक्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो सबको मालूम है कि टैक्स 2 तरह का होता है। टैक्स क्या है? तो सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान टैक्स है। ये 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो जो कमाता है वही खुद चुकाता है। जब कमाने वाला व्यक्ति खुद चुकाता है, खुद सरकार को जमा कर देता है, तो ऐसे टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जब कमाता कोई और है, चुकाता कोई और है, तो ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। ठीक है, जब कमाने वाला ही चुकाता है तो डायरेक्ट टैक्स, और कमाता कोई और है, चुकाता कोई और है, तो इनडायरेक्ट टैक्स। ये सिस्टम है। तो चलिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, मान लीजिए राम कमा रहा है तो राम खुद जाके सरकार को जमा कर दे रहा है, यानी खुद सरकार से कनेक्टेड है राम। और यहाँ क्या है, टैक्स, भले राम सामान खरीदा तो टैक्स दिया, लेकिन उसका टैक्स कौन वसूला? उसका सप्लायर, उसका दुकानदार उससे वसूला, और सप्लायर जाके सरकार को जमा किया। तो क्या लगता है यहाँ डायरेक्ट चैनल है कि इनडायरेक्ट चैनल है? तो यहाँ पे सरकार के पास पैसा जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट चैनल है, डायरेक्ट ये सरकार को नहीं दे रहा है, एक बीच में मीडिएटर के जरिए दे रहा है। तो जब ऐसे टैक्सेस हों, जब मीडिएटर के जरिए सरकार के पास जाएंगे तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, और जहाँ पे डायरेक्ट सरकार को जाएगा वो डायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल होगा इनकम टैक्स, और इसका एग्जाम्पल है जीएसटी। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, केंद्र सरकार, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, लेकिन इसमें राज्य सरकार का हिस्सा होता है, इसमें राज्य सरकार का हिस्सा नहीं होता है। तो ये है टैक्सेस के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग अगले मॉडल पेपर में इसके आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है।